Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start chapter 6 electromagnetic induction. First topic electromagnetic induction. Oersted found by experiment that electric current produce magnetic field. Faraday drive the reverse way. Why is experiment? He found that whenever there is a change in the magnetic flux through a circuit and induced EMF is produced in the circuit. This phenomenon is called electromagnetic induction. चैप्टर 4 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट. अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जब हम किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करते हैं तो सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर व्हेन फ्लोइंग करंट, सम करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर. अब फैराडे जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का रिवर्स एक एक्सपेरिमेंट किया. अकॉर्डिंग टू फैराडे, कोई एक कॉइल ली, जिस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है. यहां पर कहीं पर कोई बैटरी या कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है, और यहां पास में एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ. तो जब हम बार मैग्नेट को मूव कराएंगे रेस्पेक्ट टू कॉइल, तो कॉइल में ऑटोमेटिक एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अकॉर्डिंग टू फैराडे, इस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज आता है, इट्स मींस ये जो गैल्वेनोमीटर है उसकी निडल में डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है. तो इस फिनोमिनॉन को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को के नॉर्थ पोल को जब हम आगे लाते हैं, या फिर हम साउथ पोल को आगे ले जाएं, या नॉर्थ और साउथ पोल को पीछे लाएं, तो यहां जो कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा. जैसे अगर बार मैग्नेट के किसी भी पोल को जब हम इस कॉइल के नजदीक लाते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, या फिर बार मैग्नेट के किसी भी पोल को जब इस कॉइल से दूर ले जाते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा. तो जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए. हियर बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए एरिया ऑफ द कॉइल. तो यहां पर जब हम किसी भी बार मैग्नेट को की रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से इस कॉइल में एक हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर देते हैं, तो दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिनॉन बताई, वो एक्सपेरिमेंट फैराडे द्वारा दिया गया. तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिनॉन से दो लॉ दिए, जिन्हें हम फैराडेज लॉ बोलते हैं. फर्स्ट ए पार्ट, फैराडेज फर्स्ट लॉ. Whenever there is a change in magnetic flux passing through a circuit, an induced EMF is produced in the circuit. The induced EMF lasts only for the period during which the magnetic flux passing through the circuit actually change. According to Faraday's first law, जब कोई कॉइल है उसके रेस्पेक्ट में
जो पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, और वो चेंज एक्चुअली जब तक चेंज आएगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज बी इज इक्वल टू बी ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल, प्रोडक्ट ऑफ magnitude of magnetic field and area of the coil is called or is equal to magnetic flux। अब अगर इस बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, या फिर इस बार मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं तो बी की वैल्यू डिक्रीज होगी। दोनों ही केसेस में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी निडल में डिफ्लेक्शन होगा। अगर गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो अगर 0 पर रहती है इसका मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर की निडल जितना डिफ्लेक्शन बताती है उस करंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही हम बार मैग्नेट को मूव कराते हैं वैसे ही यहां गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब है कि यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक ही प्रोड्यूस होगा जब तक हमारा जो है कि कॉइल से पासिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होता रहेगा। बी पार्ट, फैराडे सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट। अब बात आती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to minus d5v upon dt. The rate of change of magnetic flux is equal to the produced induced EMF. So E is equal to minus d5v upon dt. Here negative sign, जो ये नेगेटिव साइन है indicates that direction of induced EMF opposes the magnetic field that produce it। यानी नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोजिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट्स। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक, लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस साइंटिस्ट नेम है, उन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल में उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द वेरी काउज which is responsible for its production। According to Lenz law, direction of induced EMF and induced current जो है किसी कॉइल में वो उस चीज के अपोजिट होती है, उस चीज का अपोजिशन करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेंस लॉ। This law is the example of conservation of energy। Lenz law कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। जैसे यहां पर हमने एक कॉइल ले ली जिसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर इस वजह से कनेक्ट है कि यहां पर जैसे ही गैल्वेनोमीटर की निडल में कोई डिफ्लेक्शन
प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। तो जब तक हमारी, सपोज कीजिए ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट रेस्ट में है, ये कॉइल है, गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ द कॉइल। तो अब इस समय यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फिक्स है, एरिया फिक्स है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। इट्स मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जीरो, और इंडिकेट भी हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो डिफ्लेक्शन बताती है। अब जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को, सपोज साउथ पोल को हम कॉइल की तरफ लाते हैं, तो जैसे ही हम साउथ पोल को कॉइल की तरफ लाएंगे, बी की वैल्यू यहां इंक्रीज होगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही हम नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ले जाते हैं, यहां करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होती है, और ये साइड जो है एज ए साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। साउथ पोल की तरह ये साइड बिहेव इसलिए करती है क्योंकि हम साउथ पोल को नजदीक लाते हैं। अब साउथ पोल को नजदीक लाने की वजह से ये साइड एज ए साउथ पोल जो है वर्क करती है, और दोनों साउथ साउथ में रिपल्सन होगा, और ये रिपल्सन फोर्स इस बार मैग्नेट को दूर ले जाएगा। या फिर हम करें कि हम जो है यहां पर नॉर्थ ले लें और इधर साउथ ले लें। अब नॉर्थ को हम दूर ले जाते हैं, तो जब हम नॉर्थ को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे तो भी यहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, यानी ये जो साइड है वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। साउथ पोल की तरह बिहेव करने का रीजन है कि हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। अब जैसे ही ये साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। साउथ बना नॉर्थ को दूर ले जाने की वजह से, और साउथ बनते ही इसने नॉर्थ को अट्रैक्शन शुरू कर दिया। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे हम नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करने की वजह से ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इस अट्रैक्शन के बावजूद भी हम नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ एक्सिस एनर्जी लॉस होगी, और जो एक्सिस एनर्जी लॉस होगी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ जो है इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हम यहां पर सपोज कीजिए ये साउथ ले लें और इधर हम नॉर्थ ले लें, अब हम साउथ को दूर ले जाते हैं। तो जब हम साउथ को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे तो यहां पर ये एक जो डायरेक्शन है करंट की, इंड्यूस्ड करंट की, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और ये साइड एज ए नॉर्थ पोल वर्क करेगा। तो ये साइड एज ए नॉर्थ पोल वर्क तब करेगा जब हम साउथ को दूर ले जा रहे हैं। अब दूर ले जाने की वजह से ये एज ए नॉर्थ पोल बना, और अपोजिट पोल होने की वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो यहां अट्रैक्शन हो रहा है जबकि हम साउथ को दूर ले जा रहे हैं। तो यहां पर भी हमें एक एक्सिस एनर्जी लॉस करनी होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Derive the expression for the induced produced by a rectangular conducting coil rotating with the constant angular velocity omega in an uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो मैंने पैरेलल लाइन से शो कर रखा है, इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। सपोज इस कॉइल में जो करंट पास हो रहा है वो कैपिटल I है,
Length of the rectangular coil is small n, L, and breadth is small b. So area capital A is equals to L into B. Suppose a rectangular coil ABCD rotates in the anti-clockwise direction about an axis perpendicular to the magnetic field with angular velocity ओमेगा. यानी ये जो कॉइल है वो जो है इसकी एक्सिस है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. सपोज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज कैपिटल एन. सपोज इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है. देन पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए. लेकिन यहां टर्न भी है तो इनटू एन. सो फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा. अब थीटा जो है वो इक्वल टू होगा ओमेगा टी. क्यों होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम टी. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. सो फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी. इफ कॉस ओमेगा टी यानी ये वैल्यू मैक्सिमम है 1, सो फाई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए. क्योंकि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 और फाई नॉट यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स. सो फाई बी इज इक्वल टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी. इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. differentiation with respect to टाइम. अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करें तो डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू. अब यहां पर फाई नॉट की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी एन बी ए. तो यहां लिख दिया एन बी ए और डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी. अब कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है यानी कॉस का तो माइनस साइन होगा. तो डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. तो माइनस साइन ओमेगा टी. अब ओमेगा टी का हमें वापस करना होगा तो डी अपॉन डी टी ओमेगा टी. तो ओमेगा डी टी डी अपॉन डी टी टी का 1. सो डी फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. इफ अब यहां भी ले लो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ डी फाई बी अपॉन डी टी माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो यहां पर ई आ जाएगा. वैसे माइनस से माइनस कैंसिल. तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी. इफ साइन ओमेगा टी इज ऑल्सो 1 is equals to also 1, so E naught is equals to NBA omega. So E is equals to E naught sin omega t. इक्वेशन नंबर 2. इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, फ्लक्स आ गया. अब इंड्यूस्ड करंट. इफ resistance of the coil is capital R, then induced current I is equals to E upon R. So I is equals to
ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर. Here E naught upon R is equals to I naught. So I is equals to I naught sin omega t. Equation number 3. हमने यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट किए. अब हम इसे ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ये वाई एक्सिस, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस लिया. अब हम इस एक्स एक्सिस में जो है टाइम पीरियड डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे. ठीक है ना. ये वाई एक्सिस है, यहां पर टाइम ले लिया 0, फिर t/4 टाइम पीरियड, फिर यहां पर आ जाएगा t. पहले हमने लिया यहां t/4, फिर t/2, 3t/4 और t. 1 टाइम पीरियड के लिए बना लेते हैं इस ग्राफ को. तो सबसे पहले हम यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का बनाते हैं. साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा को मैंने लिखा 2π/t इंटू स्मॉल टी. अब t स्मॉल टी 0 तो 0, तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0. t/4, यहां t की वैल्यू रखेंगे t/4, t से t 2 2 जा 4 90 और साइन 90 1 यानी e पॉजिटिव मैक्सिमम होगा. t/2 लेंगे तो t यानी 180 और साइन 180 की वैल्यू अगेन 0. अब इसके बाद हम लेंगे 3t/4. तो जैसे ही हम 3t/4 लेंगे तो यहां पर एंगल होगा 270 और 270 की वैल्यू होगी साइन 270 -1, तो e नेगेटिव आएगा. अब हम t की जगह, स्मॉल t की जगह t लेंगे, t से t यानी 360 और 360 अगेन 0. तो हमारा जो ईएमएफ का जो ग्राफ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो इस तरह से बन रहा है. आगे हमने 2 टाइम पीरियड तक इंडिकेट कर दिया. अब अगर हम देखें इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी साइन था, इंड्यूस्ड करंट में भी साइन है, तो सेम ग्राफ होगा. बस मैग्नीट्यूड को हम थोड़ा सा शो करने की वजह से छोटा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट दिखाई नहीं देगा. इंडिकेट करने की वजह से यहां मैग्नीट्यूड छोटे बड़े ले लिए. तो ये हमारा जो है वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट है. अब अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स में कॉस है, तो जब हम शुरू में t की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 आएगा और cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यानी यहां पर फाई मैक्सिमम होगा. अब उसके बाद जब हम t/4 लेंगे तो t से t यानी 90 और cos 90 की वैल्यू 0 यानी ये आएगा. t/2 जब लेंगे तो यहां पर t से t यानी 180 और जब 180 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, cos 180 -1, तो माइनस, तो यानी ये जो फ्लक्स का ग्राफ है वो अपोजिट में जाएगा. इस तरह से ये फ्लक्स को इंडिकेट करेंगे. तो जिस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट 0 होगा उस समय जो पासिंग फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम, और फिर विद रेस्पेक्ट टू टाइम पासिंग फ्लक्स वेरिएबल है, इसी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुए. ये ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम है.